हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और इसका 1, 2, 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम उदाहरण उदाहरण 11 तक कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने जा रहे हैं। √5 को क्या करते हैं हम, अपरिमेय संख्या। अब √5 को अपरिमेय संख्या से संख्या को सिद्ध करने से पहले आपको इससे पहले हम क्या बताए थे कि सबसे पहले हम अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या की बात किए थे। सहअभाज्य संख्या बोलने का तात्पर्य है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए और p और q क्या है, मेरा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य बोलने का सेंस है कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को अगर आप भाग दोगे, दो धनात्मक पूर्णांक फॉर एग्जांपल लेते हैं, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है और बट्टे 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, तो 2/1 आया। जब इसका HCF निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, HCF की वैल्यू आएगी 1। जिस संख्या का HCF की वैल्यू 1 आता है वह मेरा सहअभाज्य संख्या होता है। तो सहअभाज्य संख्या होता है। फिर जैसे 4/3 भी एक मेरा सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इसकी HCF की वैल्यू इसका HCF की वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो, दो धनात्मक पूर्णांकों को अगर भाग देने पर क्या आता है, एक परिमेय संख्या आता है। इसमें यही सब चीज़ यूज होने वाला है कि दो धनात्मक पूर्णांक दे देगा हमको, अगर इसको भाग दे देंगे हमको एक क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। तो यही एक तरफ से यूज होने वाला है कि कभी भी किसी संख्या अगर परिमेय संख्या है तो इसका HCF हमेशा p और q का HCF क्या, जैसे फॉर एग्जांपल p/q के रूप में लिखा जाता है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं ना। तो परिमेय संख्या जहाँ 4 एक मेरा पूर्णांक संख्या है, 3 एक मेरा पूर्णांक संख्या है ना, तो जब 4 का गुणनखंड निकालोगे तो 2 × 2 और 3 का गुणनखंड निकालोगे तो 3 × 1। देखो इसमें एक ही ऐसा, इसमें भी एक है, तो एक इसमें उभयनिष्ठ है, इसमें भी एक उभयनिष्ठ है, तो इसकी HCF की वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा HCF की वैल्यू आ गया मेरा क्या, 1 आया। तो ये मेरा सहअभाज्य कहलाएगा। जिस संख्या का HCF का मान 1 आता है वो मेरा सहअभाज्य संख्या कहलाता है। अब फिर क्या करते हैं, अब हम इसको हल करने जा रहे हैं, किसको, अब हम क्या हल करने जा रहे हैं किसको, कि क्वेश्चन नंबर 1 में था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने से पहले हम लिखेंगे माना, लिख देंगे पहले हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि √5 एक, उसमें अपरिमेय संख्या दिया हुआ है ना, तो उसका उल्टा मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 मेरा क्या है, परिमेय संख्या। अब किसी संख्या को परिमेय संख्या अगर मानते हो, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए √5 को लिख सकते हैं p/q। अब देखो, इसको p/q के रूप में लिखे, किसी संख्या के नीचे अगर 1/0 आ गया तो मेरा अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। किसी संख्या के नीचे अगर मेरा 0 आ गया तो इसको क्या लिखते हैं, अपरिभाषित, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। जैसे फॉर एग्जांपल 4/0 भी जहाँ होगा, या किसी भी संख्या हर में अगर 0 आ गया तो अपरिभाषित होता है। उसी प्रकार यहाँ क्या कंडीशन है कि q मेरा क्या 0 नहीं होना चाहिए ना। अगर q अगर 0 हो गया तो मेरा अपरिभाषित हो जाएगा। तो q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर मेरा क्या नहीं है, 0 के। और p और q का क्या होना चाहिए, किसी संख्या को अगर हम परिमेय संख्या मानते हैं, तो p और q का HCF क्या आना चाहिए, 1, जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब सहअभाज्य संख्या। तो p और q क्या एक मेरा सहअभाज्य है, सहअभाज्य है।
पी और क्यू मेरा क्या है, सह अभाज्य। अब क्या करते हैं हम, क्यू क्यू को इधर भेजते हैं और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तरफ से एक मान लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, क्रॉस मतलब कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो क्या आएगा, √5 क्यू बराबर पी। अब क्या करते हैं फिर इसके बाद क्यू बराबर 5/√5, सॉरी p/√5। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, √5 का वर्ग 5, 5 पी का स्क्वायर बट्टे 5 आ गया। अब देखो एक चीज़ गौर करने वाला है कि किसी संख्या का अगर परिमेय संख्या हो, मतलब दो धनात्मक पूर्णांकों को अगर आप भाग दोगे तो मेरा क्या आता है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर परिमेय संख्या होने का ये है कि p और q जो होना चाहिए इसका HCF एक आना चाहिए, जिसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो q मेरा एक पूर्णांक था तभी है ना, p और q का अनुपात क्या आया था, तो एक परिमेय संख्या आया था कटने के बाद, क्योंकि इसका HCF एक आया था। अब देखो q एक पूर्णांक है, चूंकि हाँ लिख दीजिए, चूंकि q एक चूंकि q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, इसलिए इसलिए अरे इसलिए क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक है। अब देखो क्यू स्क्वायर भी कैसे पूर्णांक, अरे भाई अगर मेरा दो एक पूर्णांक संख्या है मतलब पूरा पूर्णांक है, अब क्या करें, अगर दो का स्क्वायर भी कर दोगे तो फिर भी चार जो है ये भी तो पूर्णांक है। यही इसमें कहने का तात्पर्य है कि क्यू जब एक पूर्णांक है तो कि इसका वर्ग भी कर दो या क्यू भी कर दो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ वर्ग की ही बात हुआ तो वर्ग ही चलेगा। तो फिर लिखो इसलिए पी स्क्वायर 5 भी, पी स्क्वायर 5 भी पूर्णांक है। पी स्क्वायर 5 भी पूर्णांक है। अब देखो पी स्क्वायर 5 को पूर्णांक होने के लिए किसी संख्या का स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर बट्टे 5 अगर एक पूर्णांक संख्या होना है तो ये जो संख्या रहेगा ऊपर वाला संख्या को नीचे वाला संख्या से पूरा कट देना चाहिए, तभी एक पूर्णांक संख्या है ना। जैसे 5 का स्क्वायर 25/5, तो 5 एकम 5, 5 5 25, ये मेरा पूर्णांक प्राप्त हुआ। अब देखो प्रमेय 1.3 हम पढ़े हैं, किसी भी अगर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो और अभाज्य संख्या से अगर कट रहा है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पढ़े ना, पी स्क्वायर अगर ए से कट रहा है ना, तो अगर स्क्वायर हटा भी दोगे फिर भी ए से विभाजित होगा। मतलब इसमें बोलने का सेंस क्या है कि जैसे 5 का स्क्वायर बट्टे 5 किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है ना, तो इसका स्क्वायर भी हटा दोगे ना, फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर बट्टे 5, ये कट के कितना आया 5, इसका वर्ग भी हटा दोगे ना, वर्ग स्क्वायर, तो 5/5, फिर भी ये कट के ही पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, इसलिए पी स्क्वायर 5 को पी स्क्वायर 5 से भाज्य होगा, भाज्य है या होगा, और इसलिए P भी क्या होगा, इसलिए P भी 5 से भाज्य होगा। अब देखो अगर P भी 5 से भाज्य होगा तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, जिसको क्या करते हैं मान लेते हैं, माना कि P
p/5 बराबर k1, मतलब कोई पूर्णांक प्राप्त होगा। अरे भाई इसका स्क्वायर हटा भी देंगे तो फिर भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इस पूर्णांक को हम k1 मान ली। k1 क्या है मेरा, पूर्णांक है। k1 एक क्या है मेरा, पूर्णांक, मतलब पूरा पूरा संख्या है, पूर्णांक है। अब देखो क्या करते हैं हम कि इसको इधर भेजते हैं। p बराबर क्या आ जाएगा, 5k1। समीकरण नंबर इसको क्या करते हैं हम, 2 मान लेते हैं। इसको हम समीकरण 1 मानना चाहिए, यहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा। समीकरण 1 इसका ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, ये p की जो वैल्यू है समीकरण 1 में रख देते हैं। p की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखेंगे जब, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, q² बराबर p²/5। जब q² बराबर p² की जगह पे क्या है मेरा, p² की जगह पे मतलब p की जगह पे क्या है 5k1, तो 5k1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर/5। जब इसको आप आगे करोगे तो क्या आएगा मेरा, q² बराबर 25k1 का स्क्वायर/5। तो 5 एकम 5, 5×5 = 25। तो क्या आया, q1² बराबर 5k1 का स्क्वायर, 5k1 का स्क्वायर आया। पाँच k1 का स्क्वायर आया तो q² बराबर क्या आया मेरा, q² बराबर आया हमारा 5k1 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, तो k1² बराबर लिख सकते हैं, k1² बराबर q²/5, q²/5 इसको लिख दिए हम। अब देखो ये मेरा एक पूर्णांक है, k1 को क्या माने हम, k1 को एक पूर्णांक संख्या माने हैं ना। देखो k1 को हम पूर्णांक माने हैं, k1 को पूर्णांक माने हैं। तो k1 जब मेरा एक पूर्णांक होगा, इसमें बोल सकते हो कि k1 जब एक मेरा पूर्णांक होगा, है ना, k1 एक पूर्णांक है, चूँकि k1 पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए k1 का स्क्वायर भी क्या करोगे तो क्या होगा, k1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा, है ना, भी एक पूर्णांक है। अब इसलिए q²5 भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। अब देखो q²5 को पूर्णांक संख्या प्राप्त होने के लिए, क्या होना चाहिए, q² को 5 से भाग लगना जरूरी है ना, पूरा पूरा कट जाए। q² 5 से पूरा पूरी कट जाए तो मैंने एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसलिए लिख दो q² 5 से भाज्य होगा, तभी ना मेरा एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा, q²/5। इसी प्रकार लिख दूँ q भी है ना, q भी या 5 से भाज्य होगा। अब देखो q² 5 से भाज्य होगा तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। अब q जब 5 से मतलब भाज्य होगा तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, तो मान लेते हैं हम कोई पूर्णांक प्राप्त हो, माना कि q/5 बराबर क्या होगा मेरा, k2 प्राप्त होगा, मतलब कोई पूर्णांक प्राप्त होगा जिसको हम k2 मान लेते। k2 क्या होगा मेरा, एक पूर्णांक संख्या, जिसको क्या कहते हैं, पूर्णांक मान लेते। k2 क्या है मेरा, पूर्णांक है। अब q बराबर लिख दो 5k2, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 2 और 3 में
कि p की वैल्यू क्या आया, p बराबर आया 5k1। p की वैल्यू क्या आया, p बराबर 5k1। अब q के जगह पे क्या आया देखो तो, q बराबर 5k2। p के जगह पे आया 5k1 और q के जगह पे आया 5k2। अब देखो क्या है इसमें गौर करने वाला चीज़, कि इसमें गौर करने वाली चीज़ मेरा क्या है कि इसमें गौर करने वाला चीज़ मेरा ये है कि अब इसमें p का जब गुणनखंड आया तब से देखा जाए तो इसमें 5k1 आया, q का गुणनखंड 5k2 आया। इसमें देखने वाला एक गौर करना चीज़ है कि 5 इसमें भी उपलब्ध है, 5 इसमें भी उपलब्ध है। तो इसका तो HCF तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, HCF की वैल्यू 5 आ जाएगी। P और Q HCF की वैल्यू 5 हो जाएगी, जो मेरा सहअभाज्य नहीं हो गया ना, इसको तो हम सहअभाज्य माने हुए कि P और Q एक मेरा सहअभाज्य, मतलब इसकी HCF क्या आना चाहिए, एक। लेकिन इसमें रियल में तो एक आएगा ही नहीं, है ना, गौर करने वाला चीज़ है। तो समीकरण कितना, एक, ये समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट हो रहा है ना, समीकरण 2 और 3 से। तो मान लेते चूँकि ये समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः p और q सहअभाज्य, नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, मेरा विरोधाभास। हम क्या किए कि P और Q को मान लिया हम सहअभाज्य, लेकिन उल्टा आ गया ना, तो मेरा विरोधाभास होगा कि नहीं होगा, मेरा विरोध हो गया ही, है ना। पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है ना, हम इसको परिमेय संख्या ही माने थे। उसका उल्टा है कि ये 5, मतलब ये बोल रहा है कि नहीं ये परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। तो इसमें लिख दो साफ सुथरा, क्या आया आना बोलना चाहिए आपको, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है मेरा, एक परिमेय संख्या है। देखो मेरा खिलाफ ये खड़ा हो गया है ना, अब हमको उसके सामने झुकना पड़ा है ना, इसको तो उल्टा मान लिए भाई, इसको तो हम परिमेय संख्या मान के एज्यूम करके जा रहे कि परिमेय संख्या। देखो तो शुरू से हम परिमेय संख्या, यानी कि मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। देखो तो मेरे खिलाफ जो इंसान खड़ा हो जाएगा, अगर हम न सक पाए उससे भाग जाएंगे ना, भाई क्या हारना पड़ा मुश्किल में, बेचारा √5 क्या हाल हो गया इसका, इसको मतलब परिमेय कैसे मान लिया, हम उल्टा ही हो गया। अब करने जा रहे हैं, किसकी बारी आई, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आई, क्या कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अच्छा, इसको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने जाएंगे। अब देखो इसमें गौर करने वाली बातें क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल किसी दो धनात्मक मतलब कोई दो पूर्णांक की बात करते हैं, जैसे दो पूर्णांक की बात करते हैं, दो पूर्णांक की बात करते हैं। अब देखो दो पूर्णांक की बात क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ले लो 4,
अब दो पूर्णांकों की अगर जोड़ने की बात करोगे ना, जोड़ने की बात, तो दो पूर्णांकों के जब भी जोड़ोगे ना आपको पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे 2 + 3 को जोड़े तो 5 एक पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अगर घटा भी दोगे ना किसी संख्या को तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे 3 - 2, एक आया तो एक पूर्णांक संख्या है। उसी प्रकार ये यही चीज़ कॉन्सेप्ट है कि दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर हमेशा पूर्णांक प्राप्त होता है, और दो धनात्मक पूर्णांक को घटाने पे भी पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसी के हिसाब से मेरा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बन जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे अभी जो इससे पहले क्वेश्चन किए है ना, इससे बहुत ही आसान है कि 2 नंबर का हल कर हैं, 2 नंबर का हल करने जा रहे हैं। 2 नंबर का हल करने जा रहे हैं कि 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि इसको फिर से उल्टा मान लेते हैं। तो अपरिमेय दिया हुआ है ना कि अपरिमेय सिद्ध करना है, तो उसको उल्टा मान लेते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखो किसी संख्या को अगर परिमेय मानते हैं हम, है ना, किसी संख्या को अगर हम परिमेय मानते हैं, अब इसको हम परिमेय माने हैं, इसको क्या करते हैं हम कि P/Q के रूप में लिखेंगे। तो इसलिए मतलब 3 + 2√5 बराबर क्या है, P/Q। P/Q। अब देखो, अब क्या होना चाहिए, Q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए ना, Q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। और P और Q का मेरा क्या होना चाहिए कि HCF1 आना चाहिए। P और Q का HCF क्या आना चाहिए, एक, जिसको हम सह अभाज्य कहते हैं। P और Q क्या है, मेरा सह अभाज्य है। P और Q मेरा क्या है, सह अभाज्य। अब देखो रूट वाला को एक तरफ कर लो और जो संख्या वाला एक तरफ कर लो। तो रूट वाला के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये आ जाएगा 2√5 बराबर, ये इधर प्लस है P/Q माइनस इधर हो जाएगा 3। उसी प्रकार यहाँ पे देखो तो अब क्या करते हैं, 2 को नीचे भेजा देते हैं। √5 मतलब रूट वाला संख्या को अलग कर लो, ये 2 नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा P/2Q-3। तो √5 बराबर P, अब इसका जब एलसीएम लोगे यहाँ पे कितना आएगा, 3×3=6Q, 6Q/2Q। इसको सीधा कर लो, P-6Q/2Q बराबर √5। समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लिए हम। अब देखो इसको कह दो आप चूँकि P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। इसलिए P-6Q भी पूर्णांक होंगे, है ना। किसी जब दो पूर्णांकों को घटाओगे, एक पूर्णांक ये आया, ये 6Q माइनस 6 और Q 6, P-6Q भी क्या है, पूर्णांक है। घटाने पे दो पूर्णांकों को घटाने पे एक पूर्णांक ही प्राप्त हो, इसलिए 6P-6Q भी पूर्णांक है। इसलिए P, अब देखो दो पूर्णांक, एक नीचे पूर्णांक आ गया, एक ऊपर पूर्णांक आ गया। दो पूर्णांकों को क्या करते हैं हम, अगर भाग दे दे तो हम मेरा परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती। तो यहाँ लिख सकते हैं P-6Q/2Q क्या है, एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण एक से क्या आया मेरा, 6 में 6 बट्टे 2 बराबर क्या है, √5, जो कि हमारा क्या आ गया, तब से अपरिमेय संख्या आ गया। अरे भाई समीकरण, हम इसको कह रहे हैं कि P-6 बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण एक कह रहा है कि P-6 बट्टे 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें लिख सकते हो हमारी परिकल्पना के विरोधाभास है। तो हमारी पूर्व परिकल्पना या कल्पना का विरोधाभास है। इसमें कह सकते हो अतः 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा ना, अपरिमेय। 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है।